हम अध्ययन कर रहे हैं महान चित्रकार पाब्लो डिएगो पिकासो के बारे में। पिकासो का जन्म 1881 में मलागा, स्पेन में हुआ था और उनकी मृत्यु 91 साल की उम्र में 1973 में हुई थी। और आधुनिक कला के एक तरह से प्रतिनिधि कलाकार और एक ऐसे कलाकार के रूप में वह उभर के आए जिन्होंने आधुनिक कला की दशा और दिशा दोनों बदल दी। और इनके अलग अलग पीरियड की हमने बात की। ब्लू पीरियड के बारे में पढ़ा, रोज़ पीरियड के बारे में पढ़ा और उसके बाद अफ्रीकन आर्ट एंड प्रिमिटिज्म का पीरियड जो कि 1907 से 9 के बीच का है, उसके अध्ययन के दौरान हमने 1907 में बनी एवेन्यू की स्त्रियां या लेस डेमोसेल्स डी एविग्नॉ नामक चित्र की बारे में जानकारी ली। ये चित्र मूल रूप से घनवाद की प्रथम कृति के रूप में जाना जाता है और इस चित्र के माध्यम से पिकासो ने जो अवकाश की स्थापना होती है, जो अवकाश जो चित्र का मूल रिक्त स्थान होता है और आकारों की जो ज्यामितीयता होती है उसके ऊपर आधारित ये चित्रण किया। आकारों की ज्यामितीयता पर बल दिया। और इस विषय में अगर विषय की दृष्टि से देखें चित्र को तो जीवन का आनंद मातिस का एक चित्र था, जॉय ऑफ लाइफ, उसके से प्रेरणा प्राप्त की थी इस चित्र के लिए। और ये चित्र एक वेश्यागृह के आंतरिक भाग का चित्र दिखाया था उन्होंने। और चित्र में विषय केवल एक तरह से नाम मात्र के लिए ही था और इस विषय को उन्होंने आधुनिक इस विषय के प्रस्तुतिकरण के द्वारा आधुनिक चित्रकारों को एक नई दृष्टि प्रदान की थी उन्होंने। इस चित्र में के द्वारा पिकासो ने कला के क्षेत्र में जो प्रचलित आकार के सौंदर्य की परंपरा तथा कपोल कल्पना पर करारा प्रहार किया था। एक तरह से उन्होंने जो आकारों के प्रस्तुतिकरण या चित्र के जो मूल उस समय मान्यता रही उसको एकदम से बदल दिया इस चित्र के द्वारा। इसके द्वारा यह भी स्थापित हो गया कि चित्र में सौंदर्य रचना के लिए मानव शरीर रचना के नियमों का पालन अनिवार्य नहीं है, परंतु कला के अंतर्गत आकृति का सौंदर्य तथा वस्तु के दृश्य रूप का सौंदर्य भिन्न भिन्न तत्वों के द्वारा संचालित होता है। तो जो एक चित्र में जो मानव शरीर रचना के जो नियम होते हैं, जो आदर्श शरीर मानव होता है उसके एक प्रपोर्शन होते हैं, हाथ पैरों के अनुपात, चेहरे का अनुपात, आँखें, ये सब एक अनुपात और एक निश्चित नियमों के तहत चित्र में बनाई जाती रही हैं। और रेनेसां और हाई रेनेसां पीरियड में इसको आदर्श मानव शरीर सौंदर्य की कल्पना तक लेके गए थे और उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आते गए। पर इस चित्र के द्वारा उन्होंने बिल्कुल भी नियमों को एक तरह से साइड में रख दिया, एक तरह से उपेक्षित कर दिया और उसकी पालना किए बिना उन्होंने इस चित्र का निर्माण किया है। तो ये बड़ा ही एक तरह से नवीन चित्र, नवीन विधि, नया कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने उस समय ये बनाई। और ये 1906 से 8 तक का के पीरियड का जो उनका काल है, इसको निग्रो काल या अफ्रीकन आर्ट एंड प्रिमिटिज्म पीरियड के नाम से जाना जाता है। और इस चित्र में और इस काल के चित्र में जो है निग्रो आइबेरियन मूर्तियों का, निग्रो मूर्तियों का प्रभाव झलकता है।
1908 के पश्चात पिकासो ने केवल क्रेल तथा औरता में ज्यामितीयता युक्त प्रकृति चित्रण किया था। इसे विश्लेषणात्मक घनवाद कहा जाता है, क्योंकि इन चित्रों में घनवादी रचना की गई थी। अब ये एक तरह से घनवाद की तरफ बढ़ते चले गए और ये सन 1912 में पिकासो ने कोलाज पद्धति में संश्लेषणात्मक घनवादी चित्र बनाने आरंभ किए थे। इस समय के चित्रों में वायलिन, गिटार, खोपड़ी व समाचार पत्र और आराम कुर्सी पर बैठी महिला, वुमेन एंड आर्मचेयर, ये चित्र प्रमुख रहे हैं। तो जो घनवाद भी दो भागों में बट गया, विश्लेषणात्मक घनवाद और संश्लेषणात्मक घनवाद। ये जीवन भर परिवर्तनशील रहे। इन्होंने जो भी अपने कार्यक्षेत्र में नवाचार का उपयोग किया वह परिवर्तनशील रहे, अपने आप को संतुष्ट नहीं किया उस एक स्तर पर जाने के बाद। और पिकासो ने सन 1915 में नवशास्त्रीयतावाद की शैली में चित्रण किया। उन्होंने 1917 में जियाकातो के समूह नाच कवायद के लिए रंगमंच की सुसज्जा तथा पर्दों के चित्र तैयार किए। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीवन पर्यंत परिवर्तनशील रहे है, तो जहाँ घनवाद में कोणात्मक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, वहीं शास्त्रीयतावाद में या नवशास्त्रीयतावाद में लयात्मक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जो लयात्मकता हमें रेनासा, हाइरेनासा और नवशास्त्रीयवाद न्यू क्लासिज्म में दिखती है, वो लयात्मकता दिखती है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर आदर्श मानव शरीर सौंदर्य की कल्पना को पुनर्जागृत करने के उद्देश्य से वे चित्र नहीं बनाए थे, परंतु उसके अंदर हमें मूल भाव, आकार, रेखाएं नज़र आती हैं, जो कि शास्त्रीयतावाद के मूल आकारों में होती थी। और इन्होंने माध्यम भी भिन्न भिन्न माध्यम का प्रयोग किया, और जैसा कि रंगमंच की सुसज्जा के लिए पर्दों का निर्माण किया। यही इनका परिचय नर्तकी ओल्गा से हुआ, और ओल्गा ने से इन्होंने 1918 में शादी कर ली। इस समय इटली के प्राचीन उत्खनन से प्राप्त मूर्ति शिल्पों को भी उन्होंने देखा, और इन सब की प्रेरणा से उनका शास्त्रीयवाद कला की तरफ रुझान बढ़ा। और क्लासिकल पीरियड की इस कला के मुख्य चित्र हैं, जैसे 3 वुमेन एट द फाउंटेन, मदर एंड चाइल्ड, वुमेन इन वाइट, और उसके अलावा घनवादी चित्रों में इनके जो एक प्रसिद्ध चित्र है 3 म्यूजिशियन, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। तो ये भिन्न भिन्न काल के इनके भिन्न भिन्न चित्र इन्होंने बनाते रहे, और लगभग 1925 के लगभग इनकी कला में अति मानुष और द्विप्रतिम मानव आकृतियों का चित्रण आरंभ हो गया। अति मानुष, और जैसे फॉर्म के अंदर से फॉर्म निकल रही है, द्विप्रतिम आँख जो है, जैसे हमारे जो अपभ्रंश शैली के चित्र हैं उसके अंदर भी हम देखते हैं कि जो दूसरी आँख है वो पड़ले गाल से बाहर निकल जाती है। तो वैसे ही कुछ प्रयोग इन्होंने अपने चित्रों में भी किए। हालांकि उसका रेफरेंस यही नहीं था कि अपभ्रंश शैली से प्रभावित है, ऐसा नहीं था, परंतु उनके आकारों में द्विप्रतिम, डबल मिरर इमेज फॉर्म्स निकलने लगी। ये चित्रण अति यथार्थवाद के प्रकंपनकारी सौंदर्य के रूप में एक उदाहरण के रूप में कहे जा सकते हैं। तो धीरे धीरे अति यथार्थवाद की तरफ भी इनका झुकाव आने लगा, और इस समय पिकासो ने का जो जीवन था वह काफ़ी अव्यवस्थित हो गया, और वह काफ़ी संघर्ष कर रहे थे अपने सामाजिक जीवन के प्रति।
और उनके चित्रों में भी भावनाओं के अनुकूल अभिव्यक्तिपूर्ण रचनाओं की जो उनके भाव थे, जो उनकी फीलिंग्स थी, इस समय के चित्रों में वह भी नज़र आने लगी। तो ये हम पढ़ रहे हैं महान चित्रकार पाब्लो पिकासो के जीवन से संबंधित कुछ चित्रों के बारे में, घटनाओं के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके जीवन से जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।